आज की कहानी थोड़ी सी अजीब, खौफनाक और कभी कभी मतलब खुद भी सोचता हूँ, इतने सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि, और ये सवाल पता नहीं सोचता भी हूँ और कई बार सोचता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर कुछ ऐसा होता फिर याद आता कि आखिर मतलब इंसान की सोच कहाँ तक जाती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, उसकी सोच की हद क्या है। फिर जवाब मिलता है कि कोई हद ही नहीं है। और ये सवाल और ये जवाब दोनों इसलिए सामने आते हैं कि जब ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं तो पहली चीज़ यही आती है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस ऐसा होता भी और करते भी हैं। तो आज की भी जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक भी है, अफसोसनाक भी, और इंसानी सोच का एक और नमूना भी है कि इंसान कहाँ तक जा सकता है। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल से करीब 100 या 110 किलोमीटर दूर एक जगह है होशंगाबाद। तो ये कहानी होशंगाबाद की है। होशंगाबाद के पास ही एक इटारसी भी बड़ी मशहूर जगह है। और मध्य प्रदेश अभी खबरों में भी, क्योंकि जो 3 स्टेट के चुनाव हुए वहाँ पे भी हुए, सरकार बदली और बड़ी नज़दीकी मुकाबला था। कहते 6-7 हज़ार का वोट का फ़र्क है, वरना शायद शिवराज सिंह चौहान दोबारा वहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो होशंगाबाद की ये खबर है, और ये खबर जो है ये कायदे से कल इसका पर्दाफाश हुआ। इटारसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील मंत्री। ये बड़े ही मशहूर वहाँ के उस हॉस्पिटल के और सीनियर डॉक्टर हैं। इनकी रिटायरमेंट में अब शायद 4-5 साल बचा था मुश्किल से। और ये ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर थे, और इन्होंने इसके साथ साथ शायद फॉरेंसिक की भी पढ़ाई की थी। और सरकारी डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर, तो ये वहाँ काम करते थे। इनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों मुंबई में रहते हैं। इनकी वाइफ, जिनका नाम सुषमा था, लास्ट ईयर उनकी मौत हो गई, और वो बीमार थी, उसके बाद फिर उनकी डेथ हुई। तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में काम करते थे, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों के एक्सपर्ट, हड्डियाँ तोड़ना जोड़ना, मतलब तोड़ना तो नहीं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना इनका पेशा था। और हड्डियों के इस एक्सपर्ट होने के साथ साथ चूँकि फॉरेंसिक की भी जानकारी थी, तो ये उस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी किया करते थे, और इन्होंने कई पोस्टमार्टम भी किए। तो जाहिर सी बात, इन्हें पूरी जानकारी थी लाशों के साथ क्या होता है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इटारसी में, तो वहाँ पे ये डॉक्टर थे। चूँकि 55-56 साल की उम्र है, तो सीनियर डॉक्टर हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, दहलीज पे हैं। तो इनकी वाइफ जो है, जहाँ पे ये रहते हैं होशंगाबाद में, उसी घर के नीचे, चूँकि बच्चे मुंबई चले गए, डॉक्टर साहब ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे, तो उनकी वाइफ सुषमा ने अपने घर के नीचे वक्त काटने के लिए एक बुटीक खोल दिया। और वो बुटीक ठीक ठाक करीब 6-7 साल पहले उन्होंने खोला और चलने लगा। उस बुटीक में अपनी हेल्प के लिए उन्होंने एक और महिला को अपने साथ रख लिया कि वो डेली का काम देखे, जिसका नाम रानी। रानी का एक हस्बैंड जिसका नाम वीरेंद्र पचौरी, ये छोटे मोटे अपना काम करता था। तो लास्ट ईयर डॉक्टर सुनील मंत्री की वाइफ सुषमा मंत्री की मौत हो गई बीमारी की बात, और वो फिर अकेले अकेले रहने लगे। बच्चे आए, सब आए, फिर चले गए। ये होशंगाबाद में अब अकेले अपना हॉस्पिटल जाते, घर आते। बट इन्होंने उस बुटीक को बंद नहीं किया, और उन्होंने कहा कि जो इनकी वाइफ ने शुरू किया था, उन्होंने कहा कि इसको चलने देते हैं। और उस बुटीक को चलाने के लिए बीच बीच में ये जो रानी है, जो इनकी वाइफ जब तक जिंदा थी साथ काम करती थी, तो वो साथ चलाती रहती थी। तो वाइफ की मौत के बाद अब बीच बीच में रानी का घर आना जाना जब हुआ, तो इल्ज़ाम यह है कि, इल्ज़ाम बल्कि क्या कहें, जो रानी का हस्बैंड वीरेंद्र पचौरी, उसे शक था कि डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी के बीच में कुछ रिश्ता है। और इस शक की बुनियाद ये पड़ी कि उसने कुछ अपनी बीवी के मोबाइल के कॉल डिटेल, बल्कि ऑडियो कॉल, उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुनी, जिसमें पैसे की कुछ बातचीत हो रही थी। फिर अचानक रानी का रहन सहन, उसके कपड़े, उसके बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगीं, तो उसे डाउट हुआ कि ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं। तो पता चला कि उसको शक हुआ कि डॉक्टर साहब ही देते हैं। फिर इसी बीच में ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, तो उसको लगा कि डॉक्टर साहब और उसकी बीवी के बीच में रिश्ते हैं। तो उसने डॉक्टर सुनील मंत्री को धमकाना शुरू कर दिया कि मैं आपको बेनकाब कर दूंगा, आपकी सरकारी नौकरी है, आप बदनाम हो जाओगे, आप मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। ये चीज़ें चलती रही, और शायद उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा था। इससे डॉक्टर सुनील मंत्री परेशान हो गए, उसको समझाने लगे, समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बीच बीच में हर कुछ दिन बाद घर आ धमकता और फिर उनको धमकाता। इन चीज़ों से बड़े परेशान थे। हालांकि बड़ा आसान रास्ता था, डॉक्टर सुनील मंत्री चाहते तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे ब्लैकमेलिंग का, और कि ऐसे ऐसे है, और फिर पुलिस देखती। अब चूँकि यहाँ पे अभी तक ये भी नहीं था कि वीरेंद्र की वाइफ कंप्लेनेंट के तौर पे सामने है, वो खामोश, उसने कुछ बोला नहीं, बल्कि वो तो पति को कहती थी कि तुम्हारा शक गलत है। लेकिन वही है कि जब आदमी का बुद्धि ख़राब होती है तो फिर बहुत कुछ होता है। तो डॉक्टर सुनील मंत्री ने कानून का सहारा लेने की बजाय
कानून तोड़ने का फैसला किया और उन्होंने फिर प्लान बनाया। डर ये था कि अगर वीरेंद्र इस तरीके की चीज़ें उनके कोलीग को हॉस्पिटल में इधर उधर बताएगा तो उनकी बदनामी होगी, तो उन्होंने कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। और इस प्लानिंग की उन्होंने बाकायदा तैयारी की बहुत पहले से। वो पूरे जो सामान जुटाए गए उसको देख के ये लगता है कि ये अचानक हुआ कोई वारदात नहीं है। वो अलग अलग वक्त पे अपने घर से दूर मार्केट गए, वहाँ से उन्होंने एसिड खरीदे, एसिड के बहुत सारे ड्रम बोटल्स धीरे धीरे करके घर में उन्होंने जमा किया। 4 आरी खरीदी। अच्छा, वो चूँकि डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम भी करते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें मालूम है। तो 4 आरी एसिड, और आमतौर पे जिस पे उस तरह का तो नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता, आपका अगर कभी किसी कसाई की दुकान पे जाना हुआ हो तो वो मांस काटने के लिए जो वो लकड़ी का एक वो रखते हैं, तो वैसे ही तख्ता वो भी एक खरीद कर लाया और ये सारी चीज़ें घर में जमा करते गए। इसके बाद वक्त का इंतज़ार करने लगे। इसी बीच में इसने फिर धमकाना शुरू किया। तो एक दिन घर बुलाया और उसको बहुत प्यार से फिर कहा कि तुम्हारी ये सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। और सब कुछ कहने के बाद कहते हैं कि तब ये थोड़ा सा मान गया था वीरेंद्र, और उसके बाद फिर उसे ये भी कहा कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि काम करो, तुम मेरी ड्राइवरी की नौकरी कर लो, चूँकि हॉस्पिटल होशंगाबाद से इटारसी जाना आना थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो बाकायदा इसको इसी फर्स्ट वीक में फरवरी के इसको ऑफ़र दिया एज ए ड्राइवर अपने यहाँ काम करने के लिए। बीवी पहले से करती थी और 16,000 रुपये महीने पे बात बनी। तो वीरेंद्र भी तैयार हो गया कि चलो नौकरी होगी, और उसने उसके बाद वो मान गया कि नौकरी करेंगे। तो 16,000 पे उसको नौकरी पे भी रख लिया। लेकिन नौकरी पे रखने के अगले ही दिन इधर वीरेंद्र के कुछ दांत में प्रॉब्लम थी, तो वो कई जगह पे गया था, अपना इलाज करा रहा था, दांत में दर्द था। उसकी उम्र करीब 30 साल होगी वीरेंद्र की। तो अब इधर जब ये ड्राइवरी वाली भी नौकरी हो गई, रिश्ते थोड़े डॉक्टर साहब से ठीक हो गए, तो उसने डॉक्टर साहब को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे दांत में दर्द है। डॉक्टर साहब ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे सब कुछ, कैसे इसको रास्ते से हटाना है। उन्होंने देखा मौका अच्छा है, तो वो मिलने के लिए घर आया। चूँकि पेशे से डॉक्टर हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर पे भी रखते हैं। तो उसने बताया कि दांत में पेन है। तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको मैं दर्द ना हो उसके लिए इंजेक्शन देते हैं। और इसी बहाने डॉक्टर सुनील ने वीरेंद्र को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। बेहोशी का इंजेक्शन देते ही वीरेंद्र बेहोश लगभग। उसके बाद वो उसको घसीट कर अपने बाथरूम ले गए। बाथरूम में सर्जिकल नाइफ जिससे ऑपरेशन करते हैं उससे पहले गला काटा और इंश्योर कर लिया कि अब वो मर चुका है। फिर उसको बाकायदा तड़पते हुए भी देखते रहे, बेहोशी में भी उसके हाथ पैर सब जो बयान है वो देखते रहे। और जब वो पूरी तरह मर गया, इसके बाद नेक्स्ट जो प्लानिंग का हिस्सा था वो ये था कि चूँकि कत्ल करना है, कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब उस घर से उसकी लाश को बाहर ले जाएं तो 10 लोग देखेंगे, तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि किसी को पता ही नहीं चले कि इस घर में कत्ल हुआ है, इस घर से और लाश को कहीं ठिकाने लगाया गया। तो इसीलिए जो प्लानिंग वो ये थी कि कत्ल के बाद इसके लाश के इतने छोटे छोटे टुकड़े करें और उन टुकड़ों को बाकायदा उसने ड्रम में, और एक और बर्तन था उसमें एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक इस तरह की चीज़ें रखी थी जो एसिड था कि जिससे इंसानी हड्डी को गलाने में 5 से 7 या 8 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो वो गल जाए। और हड्डी के एक्सपर्ट डॉक्टर ऑर्थोपेडिक। तो कत्ल के बाद, ये दोपहर की बात है, दोपहर को कत्ल करने के बाद बाथरूम में ले जाने, लाश को गला काटा, फिर थोड़ा अपना काम किया, फिर मौका मुआयना देखा कि किसी को कुछ पता तो नहीं है। उसके बाद फिर बाथरूम में तसल्ली से बैठा और उसके बाद टुकड़े करने शुरू किए और उन टुकड़ों को वो एक एक कर जो एसिड से भरा हुआ ड्रम था उसमें डालता जाता, ये टब उस टाइप उसमें डालता जाता ताकि वो गलती जाए बॉडी। ये पूरा काम संडे को किया। उसके बाद रात 1 बजे जब वो थक गया लाश के टुकड़े करने और उसको फिर डालने, टुकड़े करने, गालने, तो फिर वो 1 बजे सो जाता है उसी घर में, जिस घर में बाथरूम में लाशों के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए हैं, एसिड में पड़ा हुआ है, और उसके बाद सो जाता है। सुबह उठता है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें थी। एक होती है लाश अगर सड़ रही होती है उसकी एक बदबू आती है, जो कई कहानियों में हमने आपको बताया कि उससे राज खुला। जैसे कभी हाल में था कि गुड़गांव के एक बेड में एक आदमी 5 दिन तक सोता रहा, उस बेड के अंदर एक औरत की लाश थी और वो लाश सड़ रही थी, बदबू आ रही थी, बाद में चेक किया तो अंदर लाश थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि कत्ल अभी हुआ और बदबू इतनी जल्दी 2-3 और इस वक्त
ठंड का मौसम है, तो इतनी जल्दी भी नहीं, कम से कम 2-3 दिन के बाद शुरू होती आनी। लेकिन बॉडी के जो पार्ट्स वो टुकड़े करके एसिड में डाल रहा था, उस एसिड में डालने की वजह से जो वो गल रहा था और उसके अंदर से जो गंध आ रही थी वो अजीब सी थी, और वो गंध आस पड़ोस में अब उसके घर के फैलने लगी। तो लोगों को शुरू में लगा कि पता नहीं कुछ अजीब सा, जैसे किसी नाले से कोई गैस निकलने लगता है तो उसकी कैसी होती है, ठीक उस टाइप की एक गंध। तो मतलब वो जल भी रहा है, बॉडी एसिड में डाल रहा है और गल भी रहा है, तो उसकी एक स्मेल। तो लोगों ने पहले दिन तो नज़रअंदाज किया, पर दूसरे दिन फिर उन्हें ज़्यादा आने लगी। और इसका प्लान ये था कि इसको एसिड में गलाने के बाद एसिड समेत उसके सारी गली हुई चीज़ें किसी नाले या नाली में ले जाकर दूर बहा देंगे या फेंक देंगे किस्तों में। खैर रात 1 बजे थक के फिर सुबह उठा, सुबह इसने सारे फिर जितने अपने काम थे वो निपटाया, और उसके बाद ये बाकायदा नहा धोकर तैयार होता है और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है, अपने सरकारी हॉस्पिटल। और ये करीब 10 बजे के आसपास सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन इस दौरान में रास्ते में इटारसी और होशंगाबाद के बीच जो खून से सने हुए कपड़े थे, जो फर्श पोछा और बाकी चीज़ें, ये उसने रास्ते में डंप कर दिया। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा 10 बजे, बाकायदा ओपीडी में, उस दिन ड्यूटी थी, ओपीडी में जाता है, ओपीडी में अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन 1 बजे के आसपास 3 घंटे बाद ही ये अपने फिर किसी क्लीग को कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं निकल रहा हूँ, बाकी तुम चीज़ देख लेना, अगर कोई पोस्टमार्टम का केस है तो तुम वो भी देख लेना, मैं निकलता हूँ। और ये कहकर वो 1 बजे वापस फिर घर आता है, कपड़े बदलता है और उसके बाद फिर लग जाता है बाथरूम में लाश के टुकड़े करने में, टुकड़े करना, फिर उसके बाद उसमें डालना एसिड में। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन एसिड ने काम बिगाड़ दिया। एसिड में वो डालने से उसकी गंध लगातार बढ़ रही थी। तो उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि इस घर से अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस के पास जब फ़ोन पहुंचता है, पुलिस टीम लेकर घर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। पुलिस को डाउट होता है, अच्छा पहले तो ये था कि पता नहीं क्या हो। फिर पुलिस किसी तरह से दरवाज़ा खोल के अपने आप और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। आमतौर पे क्राइम के केसेस में ऐसे बड़े कम होते हैं कि जब आप जाते हैं तो सीन ऑफ क्राइम तो होता है, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन रंगे हाथ जो एक शब्द है, वैसे पकड़ा जाना 10 में से 9 केस में नहीं होता है, 1 आध में होता है। तो जब पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई और उसके बाद डॉक्टर साहब को ढूंढते ढूंढते बाथरूम की तरफ बढ़ी, तो फर्श पे तब भी खून, और डॉक्टर बाकायदा जो विटनेस हैं, जो पुलिस की टीम गई थी और जो पुलिस ने बताया कि पहली नज़र में क्या देखा था, तो जब वो घुसा तो देखा उसने जगह जगह पे कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, एसिड के अंदर से अजीब सी गंध आ रही है ड्रम में, और डॉक्टर आरी लेकर बैठा हुआ है और उस आरी से पैर के नीचे के हिस्से के, कमर के नीचे के हिस्से को तब भी वो टुकड़े कर रहा था। और ये एकदम लाइव, जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची उसने अपनी आंखों से देखा। उधर डॉक्टर हैरान कि अचानक यहाँ पुलिस कैसे आ गई, इधर पुलिस हैरान और परेशान कि ये है क्या। इसके बाद जब पुलिस ने चारों तरफ तलाशी लेनी शुरू की तो कुछ बाथरूम में, कुछ बाहर, कुछ इधर कुछ उधर, लाश के टुकड़े और उसके बाद वही एसिड के अंदर वो बदबू तेज़, खड़ा होना मुश्किल। लेकिन खैर किसी तरीके से पुलिस कंट्रोल करती है। उसके बाद अब वो ढूंढती है तो लाश के टुकड़े तो सारे मिले, लेकिन ना चेहरा है ना सर है। तो पता चला कि वो भी उसके भी टुकड़े करके और वो एसिड में डाल दिया था। अब पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि लाश टुकड़ों में आपके सामने है, लेकिन लाश किसकी ये भी है पहचान में नहीं है, कौन है, महिला है, पुरुष है। तो पुलिस के लिए बड़ी एकदम अजीब सी सिचुएशन। इसके बाद खैर जो एक पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उनको ड्रम में एसिड में, अब जाहिर सी बात एसिड आप हाथ भी नहीं डाल सकते, तो टटोलने के बाद किसी चीज़ से लगा कि कुछ सर का हिस्सा है, लेकिन वो पहचानने के लायक नहीं। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को और इन लोगों को बुलाया जाता है और कहते हैं कि अब पुलिस के सामने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि सबूत, क्योंकि लाश एसिड में डालने की वजह से बड़ी तेज़ी से गल रहा था, तो कम से कम इतना तो सबूत इकट्ठा हो जाए कि जिसका पोस्टमार्टम हो, फॉरेंसिक एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, उसके ज़रिए कि पता चले कि मरने वाला कौन है। तो फिर उसको निकाला गया उन टुकड़ों को, और करीब करीब कहते हैं कि 4-5 घंटे तक उसको धोया गया ताकि उससे एसिड हट जाए और कुछ बच जाए जिसको आप ले जा सकें। इसके बाद उनको थैलियों में डाल कर कलेक्ट किया गया बॉडी के पार्ट्स, और फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी निगरानी में किया और उसको भेजा गया भोपाल ताकि उसका फॉरेंसिक टेस्ट करके पता चल सके। इसके अलावा कि मरने वाला कौन है, तो उससे ही, उसके डीएनए से ही फिर आप पता कर सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है पहचान के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके डॉक्टर साहब से अब पुलिस का आमना सामना, पूछताछ। तो अब उसी दौरान में डॉक्टर का बिहेवियर अचानक चेंज होता है। वो कभी गाल पे हाथ रख के सोचना शुरू कर देता है, पुलिस कुछ पूछ रही है वो जवाब नहीं दे रहा, कभी वो रोना शुरू कर देता है, कभी वो सर घुमाना शुरू कर देता है। तो लगा कि पता नहीं क्या है, वो मेंटल लेवल एकदम। तो पुलिस भी परेशान थोड़ी।
फिर खैर डॉक्टर साहब का मेडिकल कराया गया तो पता चला कि नहीं, वो ब्लड प्रेशर और कई चीज़ें बढ़ने के बाद और शायद ये रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद उनकी हालत ऐसी थी, लेकिन वो ऐसा कोई दिमागी और वो परेशानी नहीं है। तो जब पूछताछ हुई तो फिर डॉक्टर साहब ने, जो पुलिस का कहना है होशंगाबाद, जो उनका ये कि डॉक्टर ने यह कबूल किया कि जिसको उसने मारा उसका नाम वीरेंद्र पचौरी है, उसको भी उसने हाल में डॉक्टर रखा था, ड्राइवर रखा था, और उसकी वाइफ रानी का उसके यहाँ आना जाना था। और उसने ये भी कहानी बताई कि वीरेंद्र को शक था और वो उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था और इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटा दिया। पूछताछ और आगे बढ़ी तो फिर डॉक्टर अपनी बीवी के बारे में बात करने लगे, सुषमा, जिनकी मौत पिछले साल हुई है शायद अप्रैल में। तो पूछा गया कि अब इस डॉक्टर की इस हरकत को देख कर कि ये तो अबनॉर्मल टाइप की चीज़ है कि आप घर के अंदर इतने टुकड़े कर रहे हो, आप रात को फिर 1 बजे उसी घर में सो जाते हो, अगले दिन उठ के दफ्तर जाते हो, फिर आते हो, फिर काम पे लग जाते हो, फिर टुकड़े करते हो। तो पूछा कि बीवी की मौत कैसे हुई? तो वो हमीदिया कॉलेज में शायद मौत हुई थी, एक भोपाल में है, वहाँ इलाज चला। तो डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी बीवी को पेट में दर्द था और उसने उसे इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन से शायद इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुई और मौत हो गई। तो अब पुलिस उस हॉस्पिटल में जब इलाज हुआ था, और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, ये भी है शायद, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, तो अब उसके पूरे इलाज के कागजात और उस वक्त जहाँ जहाँ जिन जिन को दिखाया गया था उसकी वाइफ को, उसका भी एविडेंस कलेक्ट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीवी की नेचुरल डेथ ना हो और बीवी को भी मार दिया हो। तो इस बारे में भी होशंगाबाद पुलिस की अभी टीम जो है वो जाँच कर रही है। इसके अलावा एक जो पुलिस अफसर थे, वो मैंने नोट किया आपको कि बताऊं कि जब वो घर के अंदर गए तो घर के अंदर का मंजर क्या था, मतलब सोच के ही सेहरन होती है। लाइव जैसे मैंने कहा कि रंगे हाथ पकड़ना, तो वो कैसा और क्या था, तो उनके हिसाब से जो देखा था उन्होंने वो कुछ ऐसे था कि जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो बाथरूम के आसपास और बाथरूम के अंदर जो शरीर के अलग अलग टुकड़े हैं वो पड़े हुए थे। टॉयलेट के अंदर 4 आरियां रखी हुई थी, आरियों के बीच में सीधे पैर के 1 दर्जन टुकड़े छोटे छोटे थे, एक आरी के बीच में छोटे छोटे पैर के बीच के हिस्से के टुकड़े थे। और टॉयलेट के बाहर एसिड से भरा एक ड्रम रखा हुआ था, उसी में कहते हैं कि उस ड्रम में वीरेंद्र का सर और हाथ एक तैर रहा था, लेकिन वो भी लगभग ज़्यादातर गल चुका था। इसके अलावा नीचे हॉल में भी जगह जगह खून के निशान थे और वो चूँकि जब नीचे से ऊपर फिर टुकड़े फिर एसिड में डालना तो इधर उधर बिखर गया था। कपड़े थे डॉक्टर के खून से सने हुए, कई हाथ के दस्ताने मिले जो खून से सने हुए थे। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो, और इसके बाद जब डॉक्टर ने बताया कि ये ऐसे ऐसे और मरने वाले का नाम ये है, तो फिर फ़ौरन पुलिस की एक टीम वीरेंद्र के घर जाती है। जब वीरेंद्र के घर जाती है तो उसकी बीवी रानी घर में मौजूद थी। उसको कहा जाता है कि डॉक्टर साहब के घर चलना, तो पहले वो मना कर देती है, लेकिन फिर उसको पुलिस जबरन लेकर घर में आती है। कहते हैं कि घर में जब वो लाई तो 2-3 लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ उसको रखा गया और उसने टुकड़े देखे। 3 घंटे तक वो वहाँ रही, लेकिन ना उसकी आंखों में आंसू थे और ना वो चिल्लाई ना शौक, बल्कि बस उसने इतना ही कहा कि मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये बयान है पुलिस वालों के। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस कत्ल जो किया डॉक्टर मंत्री ने, इसके बारे में रानी को जानकारी थी या उसने इकलौती खुद ही उसने प्लानिंग की और क्या किया है। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी इस बारे में खुलासा नहीं हुआ कि उसकी वाइफ का रोल क्या है, तो अब इस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक चीज़ और यहाँ पे अब एक सवाल उठता है कि ये पहले भी कई बार हुआ है, चाहे वो मुंबई का एक केस हो जिसमें टुकड़े किए थे सुसाई मारिया राजवाले में, या एक देहरादून का किस्सा था जिसमें एक ने अपनी बीवी के टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखा था, उसके 60-70। तो ये कई बार होता है कि ये टुकड़े किए। अब ये सिंपल सा सवाल है कि आपको कैसे पता 500 टुकड़े हैं, 400 हैं, 70 हैं। कई बार केस जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पुलिस को लिखना पड़ता है, अगर वो उठाने लायक है गिनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। पुलिस का ये एग्जैक्ट दावा नहीं है कि ये 500 टुकड़े हैं, कम भी हो सकते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि चूँकि बहुत सारे टुकड़े एसिड ड्रम में डाले हुए थे और उसकी वजह से वो गल गए, तो वो आइडिया नहीं है। लेकिन जितने टुकड़े पुलिस ने बरामद किए और जो जिस साइज़ के बरामद किए, उससे देख के पुलिस को लगा कि बड़े छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे डॉक्टर, और उसी को देख के लगा था कि ये इसकी तादाद इन टुकड़ों की ज़्यादा है। लेकिन अब वो 500 है, 400 है, 300 है, इसके बारे में कंफर्म कहना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो शायद इतना ना हो, शायद इतना हो, दोनों हो सकता है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि एसिड की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो गल गए। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको जितने भी मिले हैं उसको ले जाया गया है, और अब डीएनए के ज़रिए और बाकी उसके ज़रिए पता लगाया जाएगा कि वाकई, क्योंकि अभी भी ये है कि डॉक्टर ने कह दिया है, लेकिन ये सारे टुकड़े जितने मिले बयान के अलावा अभी ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं कि मरने वाला जो है वो उसका ड्राइवर वीरेंद्र ही है। ये भी हो सकता है कोई और हो,
ये तब पता चलेगा कि जब डीएनए की रिपोर्ट आ जाए कि हाँ मरने वाला ये है। तो अभी तक तो ये कहानी है, लेकिन चूंकि वो भी गायब है तो पुलिस का भी यही मानना है कि, और डॉक्टर ने बयान भी दिया है कि ये वही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन होशंगाबाद जैसे इलाके से ऐसी खबर बाहर आना और इस तरह की खबर, तो वाकई हर एक चौंक उठता है हर कोई।